छुट्टी है। छुट्टी में तो तुम काम करो यहाँ पे घूम के जल्दी से। वो छुट्टी है तो छुट्टी एंजॉय करने के लिए छुट्टी थोड़ी है, मेहनत करने के लिए है। चलो देखो आगे कौन से चैप्टर बता रहे थे आपको। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक। ये तो पेन सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक इसमें डाटा सबसे पहले आता है। डाटा जिसको आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। तो डाटा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? अनग्रुप। सर ये वो वाला बार ग्राफ वाला है क्या सर? ग्रुप है, हाँ वही मीन मीडियन मोड वाली चैप्टर। ये बताइए सर, ये अच्छे 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में। हाँ मीन मीडियन मोड। तो यहाँ पे देखो बता रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं। अनग्रुप्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब अब पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत से बताते हैं, डाटा शुरुआत होती है इसकी। तो अनग्रुप बहुत आसान भी है, सबसे बन जाएगा। अनग्रुप डाटा, और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप डाटा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा। इसको वर्गीकृत आंकड़ा लिख लो, हिंदी भी लिखते जाना। इसको डाटा को कहते हैं आंकड़ा। क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा, और इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। ग्रुप डाटा दो प्रकार का होता है। ग्रुप डाटा दो प्रकार का, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट असतत। असतत बारंबारता बंटन। असतत बारंबारता बंटन, और इसको बोलते हैं दूसरे को कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस यानी UOUS फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सतत बारंबारता बंटन। क्या बोलेंगे इसको? सतत बारंबारता बंटन। सतत बारंबारता बंटन, ठीक है। अब जो अवर्गीकृत आंकड़ा होगा, सतत बारंबारता बंटन, असतत बारंबारता बंटन, बंटन, ठीक है। अब देखो, अब अनग्रुप डाटा जो होता है किस टाइप का लिखा रहेगा? इसे कामा लगा के लिखा रहेगा। 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार का लिखा रहेगा। 80 कामा लगा कर, ठीक है। जो ग्रुप डाटा दो प्रकार का होगा, जिसको बोले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट वाला ऐसे लिखा रहेगा, सुनो। डिस्क्रीट में लिखा रहेगा XIFI, ठीक है। 10 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 20 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 30 की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता 3 की बार माने 30 से 3 बार है। यानी 10 अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 20 अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 30 अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 40 अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 50 अंक पाने वाले 100 विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी हैं, इस प्रकार का, ठीक है। तो ये इस टाइप का जब दिया रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीच के अंक छूटे हुए हैं ना। 11 अंक पाने वाले कोई नहीं है, 12 अंक वाले कोई नहीं है, लगातार नहीं है इसमें। 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, 50 है, 20 के अंक छूटे हैं कि नहीं है। पर यहाँ पे सतत कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ
कि यह ऐसे लिखा रहेगा, वर्ग क्लास, क्लास लिखा रहेगा यहाँ फ्रीक्वेंसी, वर्ग आवृत्ति। तो वर्ग कैसे रहता है, ऐसे 10 से 20 के बीच अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 के बीच अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 40 से 50 के बीच अंक पाने वाले 1 विद्यार्थी हैं। इस टाइप का हो, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लैंग्वेज वैंग्वेज वाले सवाल जल्दी से लिख लो, 3-4 सवाल देख देख के, तो वो सब बनने लगे हैं 3-4 दिन में। जब हो जाता है तो इधर रख के फटाफट लिखना शुरू कर दो। जैसे 8.3 के बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, तो उनको एक बार लिख लोगे ना रफ में देख देख के, तो वो बनने लगते हैं 3-4 दिन बाद। तो यहाँ पे देखो, क्लास है ये फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 30, 20 से 30 की 4 और 30 से 40 की 5, 40 से 50, यानी 10 से 20 के बीच अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 के बीच अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 50 से 60 के बीच 40 से 50 के बीच अंक पाने वाले 1 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ बीच का कोई अंक छुटा हुआ नहीं है। जैसे 10 से 20 भी आ गया, 20 से 30 भी आ गया, 30 से 40 भी आ गया, सब आ गए। पर इसमें क्या था, 10 है और फिर 20 आ गया। ठीक है, इसी को विच्छिन्न बारंबारता बंटन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में तो वही कहेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या इसको असतत या विच्छिन्न बारंबारता बंटन। ठीक है, अब देखो इधर वाला पीएल से एक्सरसाइज 5 वाला अब जब डाटा इस प्रकार का दिया हो तो उसका मीन कैसे निकालेंगे। जब डाटा इस प्रकार का दिया हो तो मीन कैसे निकालेंगे, और जब डाटा इस प्रकार का दिया हो तो मीन कैसे निकालेंगे। फिर जब डाटा इस टाइप का हो तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन मध्यिका, और इसका मध्यिका, इस प्रकार के डाटा का मध्यिका कैसे निकालेंगे, मीडियन। ठीक है, जब डाटा इस टाइप का है तो इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, मोड, बहुलक यानी मोड। डाटा इस टाइप का दिया हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे, डाटा इस टाइप का दिया हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे, मोड, MODE, मोड। ठीक है, अब आप एकदम उसको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाले बहुत तैयारी कर रहे हो, 17-18 घंटे मेहनत करके, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे सबसे फेमस वाले उनको छुए ही नहीं, जैसे कुछ पढ़े ना हो। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कोई क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल वाले, क्या उसका लगता कुछ पढ़े नहीं हो, ऐसा एक भी कुछ नहीं लिखे, ना कॉन्टिन्यूटी का कोई क्वेश्चन लिखे ना डिफरेंशियबिलिटी का। कल लगाया लगाओ तो खूब उखा, आज भी लगाओ, कल भी लगाओ, 4-6 दिन तक लिखते न रहो उसको। हाँ, ये नहीं गया आज पता है ना, कोई क्वेश्चन बनते कब हैं, जो ये सिंपल जैसे लिमिट और डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है ना, 24 घंटे में एक ही क्वेश्चन को 4 बार रिपीट कर दो तब उसको बनना मानो, तो वो तैयार भी हो जाएंगे 4-4 घंटे के अंतराल में। बहुत सारे क्वेश्चन और भी से फिर पढ़ने लगो, मान लो कोई क्वेश्चन लगाए ना 10-15 ठे, फिर और भी से पढ़ने लगे, फिर 4 घंटे बाद उसको फिर से 1 घंटा लगा दिया सभी क्वेश्चन, फिर कुछ 1 घंटे बाद लिख दिए, तो वे क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, और उनको तैयार ना मानो कि जिसको कॉपी में लिख रहे हो तैयार माना, पढ़ा मानो, तो पढ़ा उसको मानो जिसको बिन देखे लगा लेते हो। ठीक है, तो ये पूरे समय लगे रहो ऐसे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे स्ट्रेट लाइन का भी कोई क्वेश्चन नहीं किए थे, कहाँ किए थे स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन 8 क्वेश्चन है दिए थे शायद, क्या दिए थे, वे फुट इमेज पॉइंट निकालना, इमेज पॉइंट दिए थे लास्ट में। हाँ, प्रतिबिंब निकालना, हाँ कुछ दिए पॉइंट दिए थे, हाँ, किसी बिंदु का किसी रेखा पर प्रतिबिंब निकालो, तो उसमें बहुत सारी चीज कवर रहती है। सर फुट पॉइंट वाला दिए थे क्या, डाउन साइड वाली। हाँ हाँ, सब उसको 3-4 बार से हमको ऐसा लगा था कि आप आओगे इस बार, तो न उस बार आए न इस बार आए, कभी आते नहीं हो, और जब पढ़ाते समय ऐसा फील हुआ था कि हाँ आप ये समझ में आ गया, अगले संडे तैयार करके आओगे भी। नहीं सर, वो वाले बनते हैं, पेपर में भी आए थे, वैसे बन गए वो वाले फुट पॉइंट वाले। अब हमको कैसे यकीन हो, इसीलिए ना टेस्ट लेते हैं, टेस्ट इसीलिए लेते हैं कि हमको तो यकीन हो जाए कि हाँ आपसे बन जाएगा। पीटीएम हो गया होगा। अब देखो मेरे स्कूल में क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ, सरकारी में कुछ नहीं होता है, मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। वो बड़ी स्कूल एक्सीलेंस में तक कुछ नहीं होता, मेरी स्कूल की बात करते
अनग्रुप डाटा। तो जैसे कोई डाटा है तो उसका मीन निकालने का तरीका क्या है, ऐसे निकालते हैं, लेट साइज ऑफ डाटा बी x1 x2 x3 डैश डैश xn, देन मीन ऑफ गिवन डाटा। क्वेश्चन ये सर ये तो नियम बता रहे हैं 2 लाइन में। गिवन डाटा इज डिनोटेड बाई एक्स बार। दिए गए आंकड़े को जब कोई डाटा किस टाइप का दिया हो, अनग्रुप डाटा का दिया हो इस टाइप का, तो इसको पदों का योग बटे पदों की संख्या नहीं करते मीन निकालते समय, तो इसके मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। एंड डिफाइंड एज फॉलोज, एंड निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, डिफाइंड एज फॉलोज। एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। नहीं, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn अपान n, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी को ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा आई फ्राम 1 to n एक्स आई अपान n। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक एस आई अपान n। इसका मतलब आई के स्थान पे 1 रखो तो x1 बन गया, फिर प्लस लगाओ, आई के स्थान पे 2 रखो फिर प्लस लगाओ, आई के स्थान 3 रखो, कहाँ तक रखते जाना है, n तक। शुरू कहाँ से करना है, 1 से। ठीक है, और प्लस लगाते 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 n तक लिखना है। तो ये एक्स बार का है। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं कुछ राइटर, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान n, केवल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नीचे आई इक्वल टू 1 है क्या सर, कि x इक्वल टू 1 सिग्मा के नीचे आई इज इक्वल टू 1 से n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ। हिंदी में इसको लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये सब पर्यायवाची है लिखे गए। ऐसे भी लिख देते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुछ भी लिख सकते हो आप इनमें से, मीन बराबर। मैथ का मतलब, पढ़ने का मतलब ये होता है कि लिख लिख कर पढ़ना। वे पढ़ना नहीं कहलाता जो देख देख कर ऐसे देखते हो, खासकर लैंग्वेज वैंग्वेज वाले सवाल। मैथ पढ़ी नहीं जाती भाई, लगाई जाती है। जब कल पेपर रहता है, जब एक एक क्वेश्चन को 20-25 बार लगा चुके हो तो फिर उसको देखते रहो। ठीक है, हाँ। नहीं, एक एक काम ना करते रहो, कुछ देखो कुछ लिखो कुछ देखो, रफ पेन ले कर बैठा करो। इसको हमें यही चीज रोज क्यों बोलना पड़ता है हमको। पेन खुली हो, रफ खुली हो, कुछ देखते भी जाओ, पर पेन को यहाँ पे रख के नहीं देखना है। पेन लिए रहो, फिर देखते हुए आगे बढ़ जाओ, फिर कुछ लिखने लगो, पर पेन खुली हो, रफ भी खुला हो, रफ खुला हो, पेन खुला हो। अब ऐसे पेन ऐसे लगाए हो और कुछ देख भी रहे हो, अब कुछ लिखने की मूड में हो, ठीक है, अब रफ भी खुला है, इसको पढ़ना कहते हैं। नहीं तो तुम्हें यहाँ की आवाज सुनाई देगी तुमको। क्वेश्चन लिखते हैं पहला,
फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। जैसे यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। 10, 20, 30, 40, इससे 50 मान लो। तो वी नो दैट मीन माने माध्य, मीन एक्स बार इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताए हैं, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई अपॉन एन बताए हैं। यस सर। अब यहाँ इसको सिग्मा क्या लिखेंगे, आई फ्रॉम 1 to 5 मान है यहाँ, 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 लिख दो, एक्स आई बटे 5। तो एक्स बार इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक रखते जाना है, 5 तक प्लस लगाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपान 5। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू x1 के स्थान पे क्या है, पहली वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू 20, तीसरी वैल्यू 30, चौथी वैल्यू 40, पांचवी वैल्यू 50 बटे क्या हो गया 5। इन सबको जोड़ दो, 10 20 क्या हुआ, 10 20 10 30 30 60 100 150 सर। 150 5, तो इसको 5 से काट दो, 30 आ जाएगा। क्या और होगा, सर इसको अगर उसमें करें एक्स एन अपॉन, नहीं वो क्या कहते हैं, सिग्मा एन अपॉन वाले फार्मूला सर, जो दूसरा वाला बताए थे फार्मूला तो सिग्मा एस, एक्स अपॉन एन वाले में, तो वही ना करना पड़ेगा। सिग्मा का मतलब जितने पद दिए गए हैं सबको जोड़ना, ये तो और सबसे स्पष्ट यही वाली है, क्या कितने पद हैं 1 से शुरू हो गए। सिग्मा एक्स का मतलब क्या हुआ, जितने पद दिए गए उनका योग बटे n, पदों का योग इस दर्शाता है सिग्मा एक्स। ऑब्जेक्ट पद हों सबको जोड़ दो और जितने पदों हों उनकी उनसे डिवाइड कर दो। हाँ नीचे 5 ऊपर जितने हों उन सबका प्लस, हाँ, और नीचे 5। हाँ सर। इसमें थोड़ी ये मेरे को कंफ्यूजन था कि जैसे ये जो आई वाला पहले नहीं समझ आ रहा था, जब आप बता दी तब समझ में आ गया। आई को डिनोट करना है इसमें। हाँ, आई कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 1 से 5 तक हाँ सर, विचरण करता है ना। और सर फिर ये सिग्मा उमा हट जाता है फिर सर। हाँ, तो सिग्मा का मतलब क्या है, इस कौन लिखे s1 प्लस s2 प्लस s3 लंबा 3-4 लाइन 5-4 स्टेप तक सिग्मा लगा दिया था, हम लिखने से बच गए। सिग्मा का मतलब 2 से अधिक पदों का, 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल को डिनोट करता है सिग्मा। और जब सबको योगफल के रूप में लिखते सिग्मा लिखने की जरूरत है क्या, 60 में ना लिख दिए हम। सिग्मा का मतलब 2 से अधिक पदों का योगफल, और जब सबको प्लस लगा के लिख दिया तो सिग्मा लिखने की जरूरत है क्या है, क्या पदों का, तो वही ना बोले पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, दिल्ली भी साइकिल ऐसे क्यों जाने की कोशिश करते हो, ठीक है, कुछ नया नया नियम सीखा करो, आई सिग्मा उमा। ठीक है, जा सकते हो तो तब भी वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आगे की नई चीज कैसे लिखी जा सकती है वो भी जानने की कोशिश करो, है ना। पदों का योग बटे पदों की संख्या तो कर ही सकते हो, इसीलिए तो सब पर्यायवाची लिखे। पर आजकल अब आगे की मैथमेटिक्स में ये चीज़ें यूज होने वाली हैं, इसीलिए हम हाइब्रिड बना रहे हैं अब, क्योंकि अब इस पर 11 से शुरुआतें होती है स्पेशल मैथ की ना। कमजोर वाले कहाँ तक पढ़ते हैं, उनकी मजबूरी रहती है 10वीं तक पढ़ना। ठीक है, अब जो स्पेशल मैथमेटिशियन होते हैं, जो कुछ स्पेशल मैथ से करना चाहते हैं, वे तो 11वीं मैथ लेते हैं। अब इसको ये तरीका लगाए तो पुराना वाला भी तो आ गया, देखो तो नहीं आया, ये देखो ये 150 बटे हाँ। 5 कर देते तो पर हम इतना बताते, ये ना बताते तो आगे सिग्मा उग्मा देख के डर जाते आप। सर वो दिक्कत होती थी। हाँ, तो इस टाइप का जब अनग्रुप डाटा रहा, एक क्या है, कामा लगा के डाटा लिखा गया तो इसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा। ठीक है,
दूसरा इफ है मीन ऑफ डाटा 10, 20, P 40, 50 इज 30, then find the value of, then find the value of P, then find the value of P। सर इसमें एक है उसमें कॉमा है ना? सब में कॉमा है, सब में कॉमन है। वो ये तो लिखन अनुरूप डाटा ही है। हाँ उसी प्रकार तो कोई भी डाटा लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा, 10 कोई भी से डाटा 20 लिखा रहेगा तो सभी के बीच में कॉमा रहेगा, हम लिखना भले भूल जाएं। ठीक है, जैसे अब वो वाला सीक्वेंस एंड सीरीज की तैयारी अच्छे से कर डाले हो अब, तो उसको रोज देखते रहो ताकि उसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे। ठीक है, दिक्कत अधिकांश स्टूडेंट को यही रहती है कि कोई चैप्टर तैयारी कर लिए, मान लो 10-20 घंटे तैयारी करके, और फिर उसको छोड़ देते हैं 5-6 दिन के लिए या 15 दिन के लिए छोड़ दिया। अब केमिस्ट्री पढ़ने लगे कि फिजिक्स पढ़ने लगे, उसको छूने का टाइम ही नहीं मिला। अब वो उतना 20 घंटा फिर से लगेगा, तो टाइम कहाँ पाओगे लास्ट तक में? ऐसे ऐसे करोगे तो जो तैयार हो जाए तो उसको सो कर उठो, तो एक बार रिवीजन कर लो, शुरू से लास्ट तक देख लो, तो वे ताकि वे करंट में बना रहे, वे बनते ही रहें, ये नहीं कि रिवीजन करना पड़े बार बार। ठीक है, उसी प्रकार आप जैसे मान लो कोई चैप्टर छुट्टी का टाइम चल रहा है, अब किसी जीपी वाला वो या पढ़ डालो, लिमिट वाले क्वेश्चन मुश्किल से 17-18 क्वेश्चन उसमें भी हैं, और इसे डिफरेंशियल में 25-50 क्वेश्चन होंगे, तो इनको खूब तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर हर एक क्वेश्चन को 24 घंटे के अंदर 4-4 बार लगा डालो। ठीक है, तो वो बन जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये लिख कर, है ना, तो फिर उसको देखने का काम करो। जब 4-4 बार हो जाए 24 घंटे में, तो फिर उनको देखने का काम करो। ठीक है, अब देखने का काम करते रहो तो उसको देखने में भी टाइम लगेगा उस समय तक, पर ऐसा कोशिश करो कि फिर 1 घंटे में सब देखता सीक्वेंस सीरीज भी, जिसको लिखने की जरूरत है उसको लिखो, जिस तैयार है तो उसको देख भी लो, फिर कुछ समय बाद और नए चैप्टर की तैयारी करते रहो, फिर नया चैप्टर कोई उठा लिए कौन सा, और जो चैप्टर तैयारी ना हो। ठीक है, फिर फिजिक्स का किसी दिन उठाए, किसी को फिजिक्स का दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ डाले, फिर 2-2 घंटे सब विषय का रिवीजन कर लिए, फिर किसी के दिन केमिस्ट्री का 8 घंटे पढ़ डाले, फिर 2-2 घंटे सबका रिवीजन कर लिए, फिर किसी दिन हिंदी खूब पढ़ डालो 8 घंटे 6 घंटे, फिर सब विषय का 2-2 घंटे का रिवीजन। यही काम करना है 24 घंटे, खाने और सोने के अलावा कोई भी काम नहीं। मोबाइल बंद करके साइड में रखो। ठीक है, मोबाइल। ठीक है, ये 24 घंटे यदि आपको पढ़ाई में बैलेंस बनाना है, और पढ़ाई बैलेंस बनाना ये नहीं कि परीक्षा पास करने के लिए, इसी से आपका भविष्य भी बन रहा है। ठीक है, यदि ये नहीं है कि परीक्षा में हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप परीक्षा में चाहे 30% आओ, पर 18 घंटे आप मेहनत करते हो तो उसका मेहनताना आपको मिलेगा। जो तुक्का मार के 100% ले आलिए, 99% लाए, वो कुछ करेंगे नहीं, भले परसेंट आ गया है, तो आप टाइम कितना सदुपयोग करते हो, भले 45% रिजल्ट आपका आए, पर टाइम यूज कितना करते हो 24 घंटे में, वे आपको भविष्य बनाती है। इस चीज को आप समझ जाओ। जो परसेंट क्या आता है उससे मायने नहीं रखता, पर टाइम सदुपयोग करो, पढ़ाई की डायरेक्शन में पूरा लगाओ। पता है, कोई कंपटीशन क्वालिफाइड करो तो आप करोगे, वो 95% वाला छट जाएगा। ठीक है, और उसी के बेस पर तो किसी में सिलेक्शन भी होगा। तो ये ध्यान रखना है कि पूरे समय पढ़ाई की डायरेक्शन में लगे रहना है, खाने और सोने के अलावा। यदि खाओगे सोओगे नहीं तो पढ़ नहीं सकते, और बाकी सब काम कर सकते हो। कोई काम छोड़ दोगे, किसी के बर्थडे में नहीं जाओगे, किसी के शादी में नहीं जाओगे, घर वाले जाएं चाहे ना जाएं, रिश्ता खत्म हो जाए तो हो जाए, परंतु सब काम छोड़ के ये काम करना जरूरी है। ठीक है, तीर्थ यात्रा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, फिर जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, जब फिर कोई जॉब वॉब लग जाएगी तब फिर तीर्थ यात्रा करते रहना। पर अभी कुछ नहीं है कि पापा जा रहे हैं चित्रकूट तो हम, जैसे ऐसे लड़के आते हैं तो हम फिर सब स्थितियों को देखते हुए बात करते हैं ना, कहते हैं वहाँ पापा जा रहे हैं तो हमको भी जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप घर में खाना खाओ, भले समोसा खा के जीते रहो, पर पढ़ाई करते रहो। ठीक है, खाना बनाना नहीं आता तो ठीक है, होटल में भी खा सकते हो अकेले रह के, पर पूरे समय रह के पढ़ाई की डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, वही फार्मूला लगाओ। क्या जानते हो आप, वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 5, यहां भी है ना, Yes. एक्स आई अपॉन 5,
तो एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 30, दिया है कि नहीं दिया है? यस सर दिया है। अब ये सिग्मा जब हटाएंगे तो क्या होगा, आई के स्थान पे 1 रखेंगे तो S1 हो जाएगा, है ना। आई का मतलब यहाँ पे नीचे है, फुट में आई, यस सर। ठीक है, अच्छा सर। फुट में आई है, ये नहीं कि एक्स आई ऐसे है, हम लिखा देते हैं ऐसा, ये नीचे है आई ऐसे। अब आई के स्थान पे क्या लिखना है, पहले 1, तो क्या होगा x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर कहाँ तक लिखना है S5/5। तो यहाँ x3 की जगह पे xp ना होगा? नहीं, x3 होगा। अब वैल्यू है सब करा, S1 की वैल्यू है क्या 10, S2 की वैल्यू है क्या 20, S3 की वैल्यू है क्या P, S4 की वैल्यू है क्या 40, S5 की वैल्यू है क्या 50, ऐसे। तीस गुणे 5, S1 के स्थान पे 10, S2 के स्थान पे 20, S3 के स्थान पे P, S4 के स्थान पे 40, ये 50, 30 पंचे 150, 10 और 20, ये हो गया 30, ये होगा P, 40 50 90, 150, ये 30 और 90 120, 120 प्लस P, ठीक है ना। 120 को इधर ले आओ तो इधर आएगा तो क्या होगा घट, तो 150 माइनस 120 इज इक्वल टू P, तो क्या होगा 30 इज इक्वल टू P। तो 30 के स्थान तो P लिख दिए थे हम, यस सर। तो आ गया कि नहीं, P बराबर 30। सर लग ही रहा था 30 ही आएगा। हाँ, तो वो तो वैसे भी हम इसके पहले वाला क्वेश्चन ही तो लिए थे, अब P के स्थान पे हम 30 के स्थान पे P लिख दिए थे, तभी ना मेन 30 निकाले तो आंसर आया था उस बार। यस सर। वो तो क्वेश्चन अपने से बनाए हैं तो ऐसे सोच तो कैसे सकते थे, तो उसी क्वेश्चन से दूसरा बनाए कि दूसरा टाइप ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे P के स्थान पे S लिख देगा, कहेगा S की वैल्यू निकालो, P के स्थान पे K लिख देगा, कहेगा K की वैल्यू निकालो, ठीक है। सर इसमें भी मीडियन भी होगा सर, मीडियन सब मीन, मीडियन, मोड, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, उसी के आगे जो 10th में पढ़े थे वो तो सब है ही, उसके आगे क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 चीज़ें और आ गई है बस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। और एग्जाम में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस है, ये पीछे उसका यूज हो जाएगा इनका भी, पर आएगा क्या जो 11th से संबंधित चीज़ें हैं, वह नहीं कि 10th वाली मीन मीडियन पूछ देगा, वो ऐसा पूछेगा जिसमें इनका पीछे भी यूज हो जाए और आगे वाला भी लगे। दोनों लग गया। हाँ, सब पीछे वाला भी हो, 10th वाला भी, 11th वाला भी कवर रहे। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा टाइप, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट, हाँ, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मीन ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी 1 से लेकर 10 तक। तो क्या लिखोगे, देयर आर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एज फॉलोज, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन का फार्मूला क्या है, सर इसको हम लोग खुद कर दें सर। हाँ वो बन ही जाएगा। तो मीन क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 10 एक्स आई अपॉन 10, यही ना, 10 टोटल मान है। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 प्लस s2 प्लस s3 डैश डैश सर x10 11 आएगा सर इसका आंसर, जो आएगा, ये 10 आ गया, ठीक है। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 10 आएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, s1 के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1 प्लस 2 प्लस
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन 10। ये सबको जोड़ दो वो आ जाएगा। तो ऊपर देखो समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। 55 आ गया, और उसको 10 से 55/10 तो 5.5 5.5 इसका मीन हो गया। इसको आगे जोड़ने के लिए ऐसे भी कर सकते थे आप, n/2 और 2a + n-1 × d अपॉन 10। तो यहाँ 10/2 और 2 × 1 + 10-1 × 1 अपान क्या 10। तो 2 पंचे 10, 5 लिख दिए। और ये 2 + 9 अपॉन 10। तो क्या होगा 5 × ये 11/10 तो 55/10 5.5। AP सीरीज का भी लग गया। हाँ समांतर श्रेणी है, क्योंकि 2 से 1 घटाओ तब भी 1, 3 से 2 घटाओ तब भी 1, 4 से 3 घटाओ तब भी 1, कॉमन डिफरेंस सेम है। AP सीरीज है तो AP सीरीज के 10 पदों का योगफल। तो n/2 2a + n-1 × d। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो 10/2 2 × a फर्स्ट टर्म और 10-1 × d की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका है n/2 a + l अपॉन 10 10/2 और फर्स्ट टर्म पहला, लास्ट टर्म 10 और बटे 10 और 2 पंचे 10 तो 5 × 11/10 तो 55/10 तब भी 5.5। सर ये वाला ज्यादा इजी है, जो इसका मेन फॉर्मूला है मीन। हाँ जोड़ दो, कौन फार्मूला याद रखेगा। मान लो जो सिंपल है तो कहीं फार्मूला याद करके करें, है ना। तो बता रहे हैं पर्यायवाची कैसे भी कर सकते हो। मीन वाले याद आए तो ठीक, भूल गया तो फिर एक तो और दिक्कत की। हाँ इसीलिए तो बता, असल से पहले उसी इसीलिए तो बताए हैं हाँ सर, कि ऑप्शन में रहे। आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो ये वाला तो है ही। वाला है ही। अब देखो फाइंड द मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टू फाइंड द मीन ऑफ discrete frequency distribution, discrete frequency distribution। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसका तो फार्मूला आप वही जानते हो, S बार बराबर सिग्मा XI अपॉन सिग्मा AFI। सिग्मा XI अपॉन सिग्मा AFI। जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो बात समझ में आएगी। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित आंकड़े से माध्य की गणना कीजिए। फॉलोइंग डाटा, हाँ निम्नलिखित आंकड़े से माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है मार्क अंक XI आवृत्त फ्रीक्वेंसी AFI। मार्क क्या लिख दिए 10 की फ्रीक्वेंसी 1 बार, 20 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 30 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 40 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 50 की फ्रीक्वेंसी 2 बार। इस प्रकार का कोई डाटा है। ठीक है, तो क्या करोगे, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक ए टेबल
माध्य की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, ठीक है, माध्य की गणना हेतु वी मेक ए टेबल एज फॉलोज, एक टेबल निम्नानुसार बनाते हैं। वी मेक ए टेबल एज फॉलोज, माध्य की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। इसको तो हिंदी में लिखाना पड़ता होगा सब बोल बोल के अलग से। नहीं, ये सब समझ जाता है, और चीज़ें कुछ जिस चीज़ ऐसे तो बता देते हैं ऐसे ना, और वैसे किताब हिंदी मीडियम की रखा है, और मैथ समझने में कोई दिक्कत जाती नहीं है वैसे। काहे की दिक्कत है यार, इसमें नहीं है, वो आगे कन्वर्ट होना है ना। ढलना है ये सर। हाँ। अब तो स्कूल से भी परमिशन है, आराम से ढलते रहो। हाँ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। बहुत सारे लोग हैं, अगर हम इस इंग्लिश मीडियम में हो जाते हैं, हिंदी मीडियम आगे में। चल के तो इसको इंग्लिश मीडियम में हर एक हाँ, कन्वर्टे होना है इंग्लिश मीडियम में। आगे MSc PhD तो कई किताबें नहीं मिलती हिंदी मीडियम, ठीक है, जो आगे पढ़ाई करना है तो। नहीं करना तो हो गया। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। तो क्या लिखोगे? XI FI, और अगले कॉलम में क्या लिखोगे? XI और FI का गुणा। हाँ सर, ये पढ़े थे। XI FI का, ठीक है। जैसे फिर DXFI कुछ भी होता था सर। हाँ, वो स्टेप डेविएशन मेथड है, और फिर डेविएशन मेथड है। 3 तरीके हैं, बताएंगे फिर। चलो देखो, SI क्या है? SI के लिखे 10, 20, 30, 40, ये हो गया 50। 1 2। सर पेपर में जब आएगा तो हम बस ये लिखा रहेगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं तो डाटा को देख के समझ जाओगे। जब SI FI दिया तो समझ जाओ डिस्क्रीट है। अब क्लास दिया है 10 से 20, 20 से 30, तो समझ जाओ कॉन्टिन्यूअस है। हाँ सर, वो तो है। हाँ, अब कोई कामा लगा के लिखा तो समझ तो अनग्रुप डाटा है। अच्छा, मतलब सर वो लिखा नहीं रहेगा, लिखा नहीं रहेगा, वो खुद समझोगे। कहाँ लिखे थे क्वेश्चन में, कहाँ लिखे हैं? वो तो नियम बताए थे, समय लिख दिए थे। FI XI दिख रहा है। हाँ। ऐसा लगेगा तुक्का भी मार, वो भी ऐसे भी दिख रहा है। हाँ, अब चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो कि इसको कहते क्या है, आप कल सलूशन निकाल दो बस। क्या कहते हैं इसको जानने की जरूरत थोड़ी है। पढ़ाते समय जानना जरूरी है कि हाँ ये है। आंसर निकालते समय क्या है, जानो चाहे ना जानो कि इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। क्वेश्चन बस सॉल्व कर दो। FI XI, तो यहाँ पे देखो 10 गुणे 1 10 हैबिट बनी है FI XI लिखने की। FI पहले लिख लो, क्योंकि के भी वाले लड़के फिक्स ही याद किए थे, तो वही हम भी लिखते थे, फिक्सी FI XI। फिक्सी पढ़ते नहीं है, याद करने की सुविधा के लिए फिक्सी अपॉन फी। फिक्सी अपॉन फी, हो गया सर, कोई भी तो इधर। ठीक है, वो अंतर नहीं पड़ेगा, पर हो गया। इसी प्रकार की FI XI लिखने की हैबिट बनी है। तो यहाँ पे देखो, ये लिख दिए थे, तो क्या लिख दो? FI 1 गुणे 10, 40, तो 10 हो गया, है ना। 2 गुणे 20, तो 40। 3 गुणे 90, 2 गुणे 40, तो 80। 100। 2 गुणे 50, तो 100। सर अब यहाँ पर CFXI करके इसको प्लस कर देंगे सर। हाँ, सिग्मा FI XI कुछ याद है सब। तो 50, तो 40 10 50, 50 90 140, 140 और 80, 200, 140 80 220, 320। 320, यस सर। और सिग्मा FI जोड़ो तो सिग्मा FI क्या आएगा? 10। फार्मूला क्या जानते हैं? मीन x बार इज इक्वल टू मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो S बार FI XI क्या है? 320 बटे सिग्मा FI 10। 0 0 काट दो, तो S बार इज इक्वल टू 32। इसको बोल सकते हैं, नंबर A डालो ऊपर, डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। अब डेविएशन मेथड बताते हैं, और एक है स्टेप डेविएशन मेथड बताते हैं, ठीक है।
इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्रत्यक्ष विधि क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। सर अब कौन सा स्टेप? डेविएशन। अब वो देखते हैं डेविएशन मेथड, विचलन विधि। बी नंबर लिखो, डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। विचलन विधि। इसके लिए क्या करोगे? पहले एक्स आई लिखोगे, फिर एफ आई लिखोगे, डी आई, डेविएशन डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए, अब एफ आई डी आई, एफ आई आई डी आई। सर इसका वही पिछला वाला क्वेश्चन ही रहेगा सर। क्वेश्चन वही है। सर इसमें भी मार्क ही रहेगा सर। सर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मार्क रहेगा ऊपर और उस वाले में क्लास रहेगा। हाँ क्लास रहेगा, कॉन्टिन्यूअस वाले में। तो क्या था? 10, 20, 30, 40 और ये 50। फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1, 2, 3, 2, 2। ठीक है। डी है डेविएशन। ए का मतलब क्या है? एज्यूम मीन, कल्पित माध्य, बीच वाली वैल्यू। तो बीच वाली वैल्यू 30 ना है? यस सर। ये ए है, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन। हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। सर ए हमेशा बीच वाला ही होता है ना? हाँ बीच वाला। अब जैसे मान लो 60 होता तो बीच में 30 और 40 दोनों रहते। हाँ सर। तो दो में से किसी एक को मानते हैं, किसी को मान लो। सर मान लीजिएगा 4 है तो कैसे 4 हैं? 4 तो बस डिजिट दिए हैं तो 4 20 या 30 में से किसी एक को लेंगे। हाँ 20 और 30 में से किसी एक को लेंगे। या सर क्योंकि बीच में से कोई लेंगे। नहीं 20 और 30 में से किसी एक को लेंगे, एवरेज नहीं लेते। अच्छा। कल्पित माध्य, एज्यूम मीन यानी कल्पित माध्य ये है ना? कल्पित माध्य लिख लिए? यस सर। हम मिटा देते, स्थान कमी है तो। कल्पित माध्य कहते हैं ना। अब डेविएशन का मतलब क्या है? विचलन। विचलन, पहला विचलन क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे D1, तो आई के स्थान पे पहले 1 लिखेंगे, S1, x1 माइनस ए। तो S1 की वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू S की 10, तो 10 माइनस 30 तो आएगा क्या? माइनस 20। और D2 S2 माइनस ए, तो S2 क्या है? 20, तो 20 माइनस 30 तो क्या आएगा? माइनस 10। D3 तो S3 माइनस ए, तो 30 माइनस 30 तो क्या होगा? 0। फिर D4 तो X4 माइनस ए, तो 40 माइनस 30 तो आएगा 10। D5 S5 माइनस ए, तो 50 माइनस 30 तो क्या होगा? 20। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का गुणा करो तो 1 का गुणा माइनस 20 के साथ, 1 गुणे माइनस 20 तो माइनस 20, 2 गुणे माइनस 10 तो माइनस 20। ठीक है ना? और फिर 3 गुणे डी आई की वैल्यू क्या है? 0 ना? यस सर। तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 तो 20 हो जाएगा। फिर 2 गुणे 20 तो क्या होगा? 40। तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा एफ आई डी आई
क्या होगा जोड़ने से? 60 में 40 -40 यानी 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। और सिग्मा या फाई क्या है? FI ठीक 2 2 4 2 6 1 7 7 3 10। 10 है। तो फार्मूला ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या है 30 ना, यस सर। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है 20 बटे एफ आई की वैल्यू 10, तो 0 0 कट गया, तो एस बार इज इक्वल टू 30 और प्लस 2, तो एस बार इज इक्वल टू 32। उधर भी आया था इधर भी आया। डायरेक्ट मेथड में 32 ना आंसर आया था यस सर। कि नहीं? सर वहाँ पास x आई था, यहाँ पास t आई है क्वेश्चन में। और सर अच्छा इसका डेरिवेशन वाले का क्वेश्चन का ये रहेगा। फार्मूला ये है, हाँ सर, ये वहाँ एफ आई डी आई अपान एफ आई, तो यहाँ यह ना कर देना कि एक्स आई एफ आई था, एफ आई एस आई अपान सिग्मा एफ आई था, तो यहाँ एफ आई डी आई अपान ये भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ ये लगेगा। हाँ सर, ये एज्यूम मीन 30। हाँ ये लिखा ठीक है। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप पद विचलन विधि या शॉर्टकट मेथड या संक्षिप्त विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। लिख लिया था ना? यस सर। सी नंबर स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, इसको कहते हैं पद विचलन विधि या संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि, या इसी को हिंदी में कहते हैं लघु रीत विधि, लघु रीत विधि, या इंग्लिश में कहते हैं इसी को शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इतने नाम है इसको, स्टेप डेविएशन मेथड कहो चाहे शॉर्टकट मेथड कहो, एक ही बात है। हिंदी में पद विचलन विधि कहो या संक्षिप्त विधि कहो या लघु रीत विधि कहो। ठीक है, इंग्लिश में 2 ही शब्द है, स्टेप डेविएशन लिखा रहेगा अथवा शॉर्टकट मेथड लिखा रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दीजिए। फार्मूला इसका ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। तब देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। अब निकालते हैं, यू आई की निकालोगे कैसे? सर यू आई, हाँ आपके इसमें सुनो लिखते हैं, एच और एच का कुछ करते हैं सर, इतना याद है। एक्स आई 10th में था सर। एफ आई। अब क्या करेंगे, यू आई इज इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस ए अपान एच। हाँ सर, एच पदांतर है, एच पदांतर है, पदों का अंतर। और यहाँ क्या लिखोगे, एफ आई यू आई। दस 20 30 40 ये 50, ये क्या होगा, ए बीच वाला मान है ना, 1 2 3 2 2 ऐसे इस प्रकार दिया है। U1 का मतलब होगा S1 माइनस ए अपान एच। एच कितने का अंतर है, 10 का, तो 10। तो S1 की वैल्यू क्या है 10, एज्यूम मान 30 है,
अब बटे एच 10 है, तो -20/10 तो क्या होगा, -2 ना, -20/10 करोगे तो -2। अब U2 जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, H2 - A/10। तो H2 की वैल्यू क्या है 20, तो 20 - 30/10 तो -1। U3 X3 - A/10। S3 की वैल्यू क्या है 30 - 30/10 = 0। U4 S4 - A/10। S4 क्या है 40 - 30/10 तो आएगा 1। U5 X5 - A/10 सर 2 है। 10 तो यहाँ पे क्या होगा 50 - 30/10 तो ये क्या आएगा 2। अगले कॉलम में क्या लिखना है, एफ आई का गुणा यू आई के साथ। एफ ये है ना, तो 1 गुणे क्या लिख देंगे 1 गुणे 2 -2 तो -2, फिर 2 गुणे -1 तो -2, फिर 3 गुणे 0 तो 0, 2 गुणे 1 तो 2, फिर 2 गुणे 2 तो 4, तो 4 और 2 6 और -2 तो बचेगा क्या 2 केवल। सिग्मा एफ आई यू या आई = -2 से 4 से 4 कट गया, 2 भर बचा। सिग्मा एफ आई 10 है। फार्मूला क्या है ये लिखा है, x बार बराबर a + h सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई। तो एस बार = a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 30 है, h की वैल्यू 10 है, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है -2 है, 2/10, 10 कट गया, तो एस बार बराबर 30 + 2, तो एस बार बराबर क्या आया 32। सर एच यहाँ पास कॉमन डिफरेंस है ना सर? कॉमन डिफरेंस है ये एच बराबर कॉमन डिफरेंस पदांतर, तो क्या होगा 20 - 10 = 10। तो इसको पद विचलन विधि कहते हैं, संक्षिप्त विधि कहते हैं, लघुरीत विधि कहते हैं, शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं निकालते हैं। अब कल बताएंगे मध्यिका कैसे निकालते हैं, फिर बहुलक कैसे निकालते हैं, फिर माध्य विचलन, मानक विचलन कैसे निकालते हैं।